नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू। आज की सबसे बड़ी खबर शो में काशी से, जहां अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दे दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई थी। कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी और साथ ही साथ सर्वे का दायरा बढ़ा दिया है। अदालत ने अपने 3 पन्नों के आदेश में साफ कर दिया है कि अगर ताला तोड़ना पड़े तो भी तोड़ें, लेकिन सर्वे का काम पूरे इलाके में होकर रहे। ज्ञानवापी का सच क्या है? कई साल से जिस सवाल का जवाब रहस्य बना हुआ था, उससे अब पर्दा उठने वाला है। वाराणसी की जिला अदालत ने आज ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे सर्वे के आदेश दिए। इससे लगा प्रत्येक भाग में यह कार्रवाई संपादित होगी। यानी 17 तारीख से पहले हाँ, 17 मई के पूर्व ही इसको सबमिट करना न्यायालय के समक्ष। 2 और अजय कुमार के साथ 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। आदेश के फैसले की विस्तृत कॉपी भी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, जिसमें लिखा है संपूर्ण ज्ञानवापी का सर्वे किया जाएगा। बैरिकेडिंग के अंदर सर्वे टीम जाएगी। अजय मिश्रा सर्वे टीम के कमिश्नर बने रहेंगे। कोर्ट ने अजय मिश्रा के साथ विशाल सिंह को स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया। अगर किसी कारण से विशाल सिंह गैर मौजूद होंगे तो अजय प्रताप सिंह उनकी जगह स्पेशल कमिश्नर होंगे। फैसले के बाद सर्वे के कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा से बात की रणवीर ने। 90% काम है और वीडियोग्राफी और देखना ही काम है, लेकिन चूंकि बहुत ही संवेदनशील मैटर है, इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से जो है करना है। तो मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने समय निर्धारित किया है, अगर एग्जैक्ट समय से शुरू हुई कार्रवाई तो हम लोगों के पास प्रतिदिन 4 घंटे 8 से 12 समय मिल रहा है, 4 घंटे समय मिल रहा है पर्याप्त। तो अगर 4 घंटे लगातार कार्य किया जाए जो है, तो हमें लगता है कि 2 दिन में हो जाना चाहिए। तय करना खुलवाएंगे। अब न्यायालय का आदेश है तो खुलवाएंगे। न्यायालय के आदेश के अनुसार, मेरे पास कुछ नहीं है। न्यायालय आदेश करे ही है तो हमको खुलवा के देखना ही है उसको। ज्ञानवापी के इतिहास को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच तकरार कई साल पुराना है, लेकिन मौजूदा फैसला पिछले साल की याचिका पर आया, जब 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा के लिए याचिका दाखिल की। 5 महिलाओं की याचिका पर वाराणसी की अदालत ने मस्जिद की वीडियोग्राफी का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद 6 मई को ज्ञानवापी में सर्वे शुरू हुआ, लेकिन 2 दिन बाद ही सर्वे के कोर्ट कमिश्नर को हटाने को लेकर मुस्लिम पक्ष भी अदालत के दरवाजे पर पहुंच गया। 2 दिन तक सुनवाई के बाद आज जिला अदालत ने आदेश सुनाया। तो आज 12 मई की तारीख है, जब अदालत की तरफ से आदेश साफ कर दिया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के संपूर्ण भाग में सर्वे किया जाएगा। और कुल मिलाकर यह मामला किस तरीके से अदालत में आगे बढ़ा है, जरा सिलसिलेवार ढंग से तारीखों के साथ आपको बताते हैं किस तरीके से वो साल 2021 था जब यह मामला अदालत में पहुंचा था। अगस्त का महीना, 18 तारीख, 5 महिला याचिकाकर्ता जिन्होंने याचिका दाखिल की श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की इजाजत अपनी याचिका के जरिए अदालत के सामने रखी। तो कुल मिलाकर सिलसिलेवार ढंग से यह मामला किस तरीके से आगे बढ़ा अदालत में, यह मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। देखिए किस तरीके से बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर और सामने आप ज्ञानवापी मस्जिद देख रहे हैं। बिल्कुल सटा हुआ ये दोनों जो है इमारतें हैं, और जो पक्षकार हैं इस मामले में, जिन्होंने श्रृंगार गौरी को लेकर यह मांग की थी कि उनको श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन पूजन की इजाजत दी जाए, तो वो तो महज ज्ञानवापी मस्जिद की एक दीवार पर श्रृंगार गौरी स्थापित है। लेकिन कुल मिलाकर अब अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये पूरा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर, इसके संपूर्ण भाग में सर्वे होगा। तो 18 अगस्त की वो तारीख थी जब 5 याचिकाकर्ता अदालत पहुंचे थे। 2021 के बारे में मैं आपको बता रही हूं, और उन्होंने मांग की थी कि श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की उनको इजाजत दी जाए। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की इस मामले में नियुक्ति कर दी। फिर 26 अप्रैल 2022 को, मतलब इसी साल पिछले महीने अगस्त में, अदालत की तरफ से वीडियोग्राफी की बात कही गई। 6 मई को वो सर्वे का काम शुरू हुआ। 6 मई ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन 10 मई को जो कमिश्नर थे उनको बदलने की मांग जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई। 11 मई 2022 को इस मामले में जो मुस्लिम पक्षकार की तरफ से याचिका लगाई गई थी, उस पर 3 दिन सुनवाई होने के बाद सुनवाई पूरी
हुई और अब आज 12 मई की तारीख जब इस मामले में फैसला आ चुका है। अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे, उनके साथ एक विशेष कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है और साथ ही अदालत ने साफ किया है कि पूरे जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है उसके संपूर्ण भाग में वीडियोग्राफी होगी, सर्वे होगा और अगर इसके लिए ताला भी तोड़ने की जरूरत पड़े तो फिर ताला तोड़िए ताकि सच सामने आ सके। और इस सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जमात उलमाए हिंद है मुस्लिम संगठन, उसने इस सर्वे के फैसले का स्वागत किया है। इस संगठन के प्रमुख हैं सुहेब कासमी। सुहेब कासमी कह रहे हैं कि सर्वे के फैसले पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। मुसलमानों को कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए, ये कह रहे हैं सुहेब कासमी। किसी के बहकावे में ना आए मुसलमान। तो ये बड़ा बयान है जो जमात की तरफ से दिया जा रहा है। जमात उलमाए हिंद ये है संगठन का नाम और इसके अध्यक्ष सुहेब कासमी। ये कि पर्सनल लॉ बोर्ड और जो मुसलमानों की दलाल तंजीमें हैं उनके बहकावे में ना आएँ, बल्कि हुकूमत पर एतमाद करें। हुकूमत सर्वे कर रही है और हुकूमत सर्वे चाहती है। देश की तमाम संपत्तियों का सर्वे होना चाहिए। सर्वे में क्या दिक्कत है, खुले मन से मुसलमानों को आगे आना चाहिए। इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। विरोध करवा के कमिश्नर को हटाने की बातें कह के ये दोबारा मामले को उलझाना चाहते हैं। कांग्रेस और उसकी बी टीम में मुलायम, माया, लालू और इस किस्म की पार्टियाँ वो चाहती हैं कि ये मुद्दा भी उलझे और देश के अंदर लोग इस पर लड़ें, एक दूसरे के दुश्मन बने। मगर हमारा ये मानना है कि खुले मन से हमें सर्वे का जो है इस्तेकबाल करना चाहिए और उनको इजाज़त देनी चाहिए। जिन लोगों ने कमिश्नर के ट्रांसफ़र की बात करी है, कमिश्नर को हटाने की बात करी है, वो भी कानून के एतबार से भी हर एतबार से गलत है। हम एतमाद करें, सरकार हमारी है, देश हमारा है, सब लोग देश के शहरी हैं, किसी को किसी से डरना नहीं चाहिए। सबके साथ इंसाफ होगा और अच्छा होगा। कोर्ट ने पहले भी आदेश दिए थे, आपने कहा ये जो कांग्रेस के इशारे पर चलने वाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मदनी एंड कंपनी और इसके अलावा लालू और मुलायम माया के ज़रिए प्राइवेट जो संस्थाएं बन गई हैं भारत के अंदर, जो इनके लिए चुनाव में काम करती हैं और देश हित को न देखते हुए लालू के हित को, मुलायम के हित को, तेजस्वी के और सोनिया जी के हित को देखती हैं, उन लोगों से मुसलमानों को बाहर निकलना चाहिए। 8 साल उनके साथ लग के जलील हो गए, अगर अब भी लगे रहे तो और जो कुछ बचा है वो खो देंगे। तो मुस्लिम धर्मगुरु सुहेब कासमी को आप सुन रहे थे, जो मुसलमानों को आगाह कर रहे हैं कि वो राजनीतिक बहकावे में ना आए बल्कि अदालत के काम में पूरी तरीके से सहयोग करें। और कुल मिलाकर आज का जो सबसे गर्म मुद्दा है, इसी को लेकर सी वोटर का सर्वे का सवाल आपके सामने, जवाब आंकड़ों में आपके सामने। सवाल ये कि ज्ञानवापी का सच के सामने आना चाहिए और आप देख सकते हैं 56% लोगों का मानना है हाँ सच सामने आना चाहिए, 16% ना में जवाब दे रहे हैं, 28% का कहना है पता नहीं। तो कुल मिलाकर सी वोटर के सर्वे का ये बड़ा आंकड़ा जो कहीं ना कहीं आपको जनभावना से रूबरू करा रहा है। और इस बीच सीधे आपको अब काशी लेकर चलते हैं, क्योंकि काशी की अदालत से जब ज्ञानवापी को लेकर यह फैसला आया है तो उसके बाद काशी वासियों के मन में क्या है, ये जानने के लिए वाराणसी से मेरे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं अजय दुबे से कि आज अदालत के फैसले के बाद काशी का भाव क्या है। अजय, एक नज़र में पहले मैं मनोहर जो गंगा है उनका दर्शन कराते चलूं आपको। ये 80 घाट है, 80 घाट का ये पूरा दृश्य आपको गंगा नदी में तमाम बोट दिखाई देंगी। लोग जो है सैर करने के लिए निकले हैं यहाँ पर। घाट के नज़दीक में तमाम जो श्रद्धालु दर्शन करके मंदिर से आते इकट्ठे होते हैं और अब कुछ देर में यहाँ पर आरती होगी, गंगा आरती। वो पावन परंपरा जो सालों साल से, सैकड़ों हजारों साल से लगातार जारी है, उसकी भी तैयारी हो गई है, लोग भी अब तैयार हैं। लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो ये पूरा मामला है, इस मामले पर यहाँ पर जो लोग हैं, जो चर्चा उनसे हम करेंगे सीधे। आप बताइए अंकल जी, आप तो देख रहे होंगे मस्जिद भी कब से, दर्शन कर रहे होंगे मंदिरों में भी जाके, आज का जो कोर्ट का फैसला है क्या ख्याल है मन में? नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। अब यहाँ नहीं मंदिर बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? इनको तो सहयोग करके बनवाना चाहिए, लेकिन नहीं सहयोग कर... सर्वे करने के लिए बोला। आप काशी के रहने वाले हैं ना? नहीं, हाँ काशी के रहने वाले। देखे होंगे पूरे मस्जिद के प्रांगण को, आज सर्वे को बोला है, आपका क्या मानना है सर्वे को लेकर? सर्वे होना चाहिए, सर्वे होना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इनकी बहुमत है। ये कानून बना करके उसको ही करेंगे, कानून बनाने की ये बात कर रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं भी कानून के पक्षधर हूँ और सबसे बड़ी जो कोर्ट का जजमेंट आया है वो बहुत अच्छा है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम कुछ भी हो। ये कोर्ट के जजमेंट पे बात कर रहे हैं, मैं इनसे फिर से पूछूंगा। सर, आप भगवा रंग में साधु संतों का शहर है, काशी का तो अस्तित्व ही वही है। आज जो फैसला आया है
एक भगवाधारी, एक काशी का जो मूल निवासी है, जिसके लिए काशी शहर है, वो कैसे देखता है इसको? हाँ, इस फैसले को कैसे देखते हैं? मन में क्या भाव आ रहा है? कोई भजन? नहीं मन में तो ऐसा है, मैंने काशी तो पहले तो हम तो देखे बहुत अच्छा है, और विश्वनाथ भी इतना जो है शिव जी की कृपा से अच्छा हो गया। पहले तो हम जब छोटे थे उस समय तो बहुत छोटा था, विश्वनाथ जी घुसने को ही दिक्कत होता आज है। फैसले को लेकर अभी आप कुछ भजन सुना रहे थे, क्या मन में भाव चल रहा है? हाँ भजन अभी ऐसा है कि हम तो अभी आरती करने जाएंगे, तो इसीलिए तो हम लोग कह रहे कि आरती करके आए तो भी मजे में तो भजन क्या ये सुने। फिर आरती पे हो क्या? ये आप मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ संगीत सुना रहे हैं, क्या मन में भाव चल रहा है? महादेव महादेव। क्या पूछ रहे हैं आप? आपके मन में अभी कुछ संगीत की बात हो रही थी, शिव जो ये पूरा आज प्रोसेस चला है, लीगल प्रोसेस चला है, उसको लेके क्या भाव में? मेरे मन में तो भाव यही है कि अगर सत्य पूजा जाता है तो हमको निष्पक्ष जांच में सहयोग देना चाहिए, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो। भगवान यही कहता है मैं निराकार साकार, ये तो बाद में सोचने वाली बात है, सबसे पहले मैं सत्य हूँ। तो सत्य का अगर आप लोग वचन का पालन करते हैं तो सत्य की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, और इसमें एक दूसरे पक्ष को सहयोग प्रेम पूर्वक और सद्भाव पूर्वक करना चाहिए। सद्भाव प्रेम की बात कर रहे हैं, आपकी उंगलियां भी थिरक रही हैं, कुछ भाव आ रहा है मन में इसको? जी जी बिल्कुल आया। और कहा जाता है कि शिव और कृष्ण दोनों एक ही हैं, सत्य भी एक ही है। तो मैं ऐसा भजन पेश करूंगा जो मुस्लिम और हिंदू सब में प्रेम की भावना एक करता है। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़ सिंदड़ीदार सेवड़दार सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर सदी का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। आज अंकल जी ये गाना सुना रहे हैं, गाने की थाप पे चर्चा भी करते चलते हैं। जो ये पूरा लीगल प्रोसेस चला था, आप लोग ये मान के चल रहे थे कि ये होगा? ये होगा, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। क्योंकि पहले क्या था, ये हिंदुस्तान आज का नहीं है, हजारों साल वर्ष लाखों साल वर्ष का है। मंदिर मस्जिद तो बाबर के पीरियड में आई, बाबर के बाद आई, लेकिन मंदिर तो राम और कृष्ण के पीरियड 5000, 6000, 10,000 पहले था। आप पुराने दौर की बात करें, कुछ यहाँ भी युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते चलते हैं। आज जो ये फैसला आया है, गमछा लिए हुए आप, जय श्री राम भी गमछे में लिखा हुआ है, आप लोग कैसे देखते हैं? मस्जिद में जो पूरा सर्वे होगा उसको कैसे देखते हैं? कैसे देखेंगे भैया, यही है कि हम लोग तो हिंदू हैं, हमें तो मोदी जी, योगी जी ही पसंद हैं, और उनके इस फैसले से हम बहुत खुश हैं कि हमारे इस राम मंदिर पे उन्होंने इतना सोचा है। राम मंदिर का चर्चा नहीं है, ये ज्ञानव्यापी मस्जिद में मंदिर को लेकर है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जो चीज़ें पीछे रह गई थी, उन्होंने उस चीज़ को निकाला है जो आज तक किसी नहीं किया था। लीगल, ये थोड़ा पॉलिटिकल होके आप कह रहे हैं, ये लीगल टर्म में चला। सर आप मुझे बताइए, जो ये फैसला आज का है, आप कैसे देख रहे हैं? ये जो पूरा लीगल प्रोसेस पिछले 10-12 दिनों से देखने को मिल रहा था, सर्वे शुरू हुआ, रुक गया, आप कैसे देख रहे हैं? सर सर्वे तो होना चाहिए, क्योंकि सर्वे होने से स्थितियां स्पष्ट होंगी, पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। और ये कोई पार्टी थोड़ी करवा रही, ये तो कोर्ट करवा रहा है, पार्टी तो करवा नहीं रही है। तो इसका कोई मुद्दा बनना नहीं चाहिए, तो सर्वे होना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए, सर्वे करवाना चाहिए। अगर जो भी होगा वो तो सर्वे होगा, सर्वे में क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए। आप अंकल जी बात पूरी कीजिएगा। हर हर महादेव का मुझे नारा भी यहाँ पर सुनाई दीजिएगा। आपसे शुरू की थी हम लोगों ने चर्चा, ये सर्वे का जो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, कैसे बनारस का आदमी अभी इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखेगा? मैं बोला सच्चाई की तरफ ध्यान दे करके सच्चाई को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले मैंने आपको बोल दिया था कि बाबर बाद में आया था, राम पहले आए थे, कृष्ण पहले आए थे। तो इसको ध्यान में, पहले क्या चीज़ थी, पहले क्या चीज़ थी, वो चीज़ ध्यान में रख करके जो ईश्वर के बाद अगर वो होता है, वो जजेस होते हैं। बिल्कुल, तो वाजिद दुबे मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये काशी का मिजाज, काशी के लोगों का मूड आप जान रहे हैं, और कुल मिलाकर आगे जरा चर्चा इसी दिशा में करेंगे कि अब ये जो श्रृंगार गौरी के लिए सर्वे का काम हो रहा है, क्या इस सर्वे के जरिए, क्योंकि कहते हैं कि शिव ही सत्य हैं, तो उस सत्य के जरिए क्या ऐसा लग रहा है लोगों को कि अब बाबा के मंदिर का जो रास्ता है उसकी राह आसान होगी, यहां से इस पर आगे बढ़े। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ज्ञानवापी में कल से सर्वे का काम शुरू नहीं होगा। एबीपी न्यूज आज आपको दो ऐसे गवाह लेकिन दिखाने जा रहा है जो ज्ञानवापी के भीतर से होकर आए हैं। एक तो ताजा वो वीडियोग्राफर जो सर्वे टीम का हिस्सा थे, पिछले हफ्ते ज्ञानवापी में गए थे जहां सर्वे का काम नहीं हो पाया था पूरी तरीके से, और दूसरा वो गवाह हैं जो 30 साल पहले ज्ञानवापी के भीतर गए थे
अपनी स्टोरी के लिए। जी, आज दोनों गवाहों की जुबानी ज्ञानवापी के तहखाने की पूरी कहानी देखिए आप। जिस ज्ञानवापी को लेकर देश का सामाजिक और सियासी माहौल गरमाया हुआ है, आज हम आपके सामने ज्ञानवापी के गवाहों के जरिए अंदर की तस्वीरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो शख्स हैं। एक का नाम विभाष दुबे है, जो पेशे से वीडियोग्राफर हैं, जबकि दूसरे का नाम डॉक्टर रामप्रसाद सिंह है, जो वाराणसी से छपने वाली वंदे मातरम पत्रिका के संपादक रहे हैं। ये दोनों वो शख्स हैं जो अलग अलग वक्त पर ज्ञानवापी के अंदर जा चुके हैं। विभाष दुबे वही शख्स है जो पिछले शुक्रवार को श्रृंगार गौरी पूजा केस में सर्वे के लिए ज्ञानवापी में बतौर वीडियोग्राफर गए थे। विभाष दुबे ने अंदर क्या कुछ देखा है, खुद उनकी जुबानी जान लीजिए। वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला, और जो शिलापट पे किनारे किनारे लड़ियाँ बनी होती हैं, फूलों की लड़ियाँ होती हैं, जो भी वो तो ज़्यादा जो एक्सपर्ट होंगे उससे रिलेटेड वही लोग बता पाएंगे। मतलब वो ऐसी कलाकृतियाँ दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें वहाँ जो भी शिलापट दिखा उसमें कुछ ना कुछ नक्काशी जरूर दिखी। वीडियोग्राफर विभाष बताते हैं कि मस्जिद के अंदर मंदिरों वाली नक्काशी, कमल के निशान, घंटे की चेन, स्वास्तिक चिन्ह मौजूद हैं, जो ये बताते हैं कि मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद का निर्माण कराया गया है। विभाष तो पिछले हफ्ते ही होकर आए हैं, मतलब आज भी मंदिर की निशानी मस्जिद के अंदर मौजूद है। इससे पहले करीब 1990-91 में रामप्रसाद सिंह अपनी पत्रिका की स्टोरी के लिए ज्ञानवापी गए थे। तब उनके साथी फोटोग्राफर ने मस्जिद के अंदर की कुछ तस्वीरें ली थी। आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी वक्त की तस्वीरें हैं, जो तब वंदे मातरम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इन तस्वीरों में से नंदी और पुजारियों की तस्वीर अब मौजूदा विश्वनाथ कॉरिडोर का हिस्सा है, लेकिन बाकी तस्वीरें मस्जिद के अंदर की हैं, जहां मंदिर के सबूत दिख रहे हैं। रामप्रसाद सिंह बताते हैं कि जब वो स्टोरी के लिए मस्जिद परिसर में गए थे, तब उन्होंने मंदिर की निशानियों को अपनी आंखों से देखा था। टूटे फूटे हमारे मंदिर के मूल स्ट्रक्चर के अवशेष हैं, वह बहुत भारी संख्या में वहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ लंबे लंबे खंभे के पत्थर हैं, कुछ छोटे बड़े टुकड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमाण ये है कि उन पत्थरों पे जो भी कलाकृतियाँ बनी हैं, वही कलाकृतियाँ अभी भी जो मंदिर का हमारा मूल स्ट्रक्चर है वो उसमें वर्तमान में दिखता है। जो दीवारों पर दिखता है वही अंदर में पड़े उन पत्थरों पर भी बना है। मस्जिद परिसर में जा चुके दोनों गवाहों की बातों से वही बात निकलती है जो इस मामले में हिंदू पक्षों का दावा है। दावे के मुताबिक 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों का उपयोग कर मस्जिद बनवाई। मंदिर की जमीन के दूसरे हिस्से को ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर जाना जाता है। देखिए, आज दो अदालतों से 3 बड़े फैसले सामने आ गए। पहला बड़ा फैसला जो वाराणसी से आया, जहां कोर्ट ने ज्ञानवापी का सच सामने लाने के लिए सर्वे जारी रखने और सर्वे का दायरा बढ़ाने का फैसला सुना दिया है। 17 मई तक फाइनल रिपोर्ट अदालत के सामने रखनी होगी। दूसरा बड़ा फैसला मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आया, जिसमें अदालत ने मथुरा की अदालतों से कहा है कि 4 महीने के भीतर जितनी याचिकाएं हैं सब पर सुनवाई पूरी कर ली जाए, फैसला सुना दिया जाए। काशी और मथुरा के साथ साथ ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की याचिका भी आज अदालत के सामने आई, जिसे अदालत ने खारिज कर दी। अब ताजमहल के मामले में जो याचिकाकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि आगे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन फिलहाल उनके लिए रास्ता मुश्किल है। और इस सब के बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जरा संजय से जानते हैं कि जिस तरीके से मथुरा के मामले को लेकर अदालत की तरफ से अब 4 महीने की बात कर दी गई है, तो कुल मिलाकर इस मामले में तेजी आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रोमाना, निश्चित रूप से, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ये कहा है कि 4 महीने में जितनी भी निचली अदालतों में
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए मामले चल रहे हैं उनका निस्तारण किया जाए। तो अब अगर हाईकोर्ट ये डायरेक्शन दे रहा है तो निश्चित रूप से जो निचली अदालतें हैं उनमें अब उन याचिकाओं की सुनवाई और उनकी तारीखों पर कार्रवाई तेज होगी। और निश्चित रूप से जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो ये याचिकाएं चल रही हैं इन पर अब तेज़ी से कवायद होगी, तेज़ी से निस्तारण का काम किया जाएगा, क्योंकि 4 महीने का डेडलाइन अब हाईकोर्ट ने फिक्स कर दिया है। तो अब इस जो कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई जितनी भी याचिकाएं निचली अदालतों में चल रही हैं उनको लेकर के सुनवाई तेज होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। अपनी बुआ की बेटी की शादी में जलेबी के काउंटर पर किसी ने शर्मा जी से पूछ लिया, भाई साहब आप किसकी तरफ से हैं? शर्मा जी बोली, मेरी शक्ल से क्या लगता है आपको कि मैं शादी में फ्री में जलेबी खाने आता हूँ? गलतफहमी अवॉइड करनी हो तो तैयार होकर आइए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। ये देखो तुम कहां से टपक पड़े? जहां पानी जमेगा वहां हम जमाओगे। लगता है पाइप क्रैक हो गया, अभी रिप्लेस करता हूं। पानी ठंडा हो या गर्म, इस पर नो असर। APL अपोलो पाइप्स नेवर क्रैक्स अंडर प्रेशर। दीवार भी सेफ और हेल्थ भी सेफ। बॉडी में कब क्या बीमारी निकल आए इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इतना जरूर कर सकते हैं कि अच्छे हॉस्पिटल से इलाज में कोई कमी ना आए। आज ही policybazaar.com से खरीदो 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस जो शुरू होता है सिर्फ 400 रुपए महीने से। policybazaar.com। पापा you're such a bad cook। जिन्ना सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू। मैं वेखिया बड़ा नाया लतां विचों आवे मैनू। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। बापू आपको क्या चाहिए, नानकी की नानका? मंदिर में जाते हैं, आम को पूछते हैं क्या प्रसाद में क्या लोगे, लाडू या सीरो, जो भी मिलता है उसे करके ले लेते हैं ना। जरा दादा को समझाओ ना। हमारे घर को कुल दीपक देंगे ना। तो एकदम नानका हो या नानकी, सबका घर में स्वागत करो और घर बनाते वक्त एस्ट्रल पाइप्स का इस्तेमाल करो। जयेश भाई जोरदार एस्ट्रल पाइप्स जोरदार। जयेश भाई जोरदार रिलीजिंग ऑन 13th में। फिर समोसा समोसा एसिडिटी शुरू हो गई, गड़बड़ गड़बड़। नींबू पानी पी लो। अभी भी गड़बड़, अभी भी गड़बड़। गड़बड़ मत पड़ने दो, लो इनो लो, क्योंकि इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। Good evening, ladies and gentlemen. Boarding is completed. छोटी छोटी चीजें खुश कर देती हैं, जैसे BPL AC जो हवा को ठंडा करे और क्लीन भी। BPL हैप्पी लिटिल थिंग्स। आईना दिखाते हैं हम उनको भी जो जिम्मेदार हैं और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। देखिए मेरे साथ सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का आईना। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। मास्टर स्ट्रोक को पावर्ड बाय निब बर्तन बार, नींबू चंदन और नीम जैसे कुदरती गुण के साथ। इम्पैक्ट वॉश इंडिया का पहला कंप्लीट वॉशिंग सोल्यूशन। मैं आदर्श झा सुबह सुबह तेज रफ्तार विस्तार से आपको दिखाऊंगा सभी ताजा खबरें। मैं जिया शर्मा आप तक लेकर आऊंगी बीते दिन की वो बड़ी खबरें जिनका आपके आज पर होगा असर। मैं अपर्णा आप तक पहुंचाऊंगी वो सारी खबरें जो दिन भर रखेंगी आपको सबसे आगे। करिए दिन की परफेक्ट शुरुआत नमस्ते भारत के साथ, रोज सुबह 6 से 9 सिर्फ ABP न्यूज पर। हेडलाइंस की प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, सह प्रायोजक विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में 2 दिन बाद शुरू हो सकता है सर्वे का काम। ज्ञानवापी का तहखाना भी खुलेगा।
अब न्यायालय का आदेश है तो खुलवाएंगे न्यायालय के आदेश के अनुसार। मेरे पास कुछ नहीं है, न्यायालय आदेश करे ही है तो हमको खुलवा के देखना ही है। ताजमहल के अंदर 22 कमरे खुलवाने की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की। याचिकाकर्ता को कोर्ट से लगी फटकार, कहा ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करें। उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना हरकत, बडगाम में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या की। कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली। महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका, अप्रैल के महीने में महंगाई दर बढ़कर 7.79% हुई। मार्च में 6.95% थी ये दर, महीने भर में करीब 1% की बढ़ोतरी। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है। दरअसल कश्मीर के बडगाम में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। बडगाम की चडूरा तहसील में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया। युवक की पहचान राहुल भट्ट के तौर पर हुई है। रेवेन्यू विभाग में कर्मचारी था राहुल को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही राहुल ने दम तोड़ दिया। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम का संगठन है उसने ली है। एक मैसेज के जरिए कश्मीर टाइगर्स संगठन ने कहा कि हिंदू कार्यालय में अगर कोई मुसलमानों को परेशान करता है तो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। हमले के बाद सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को गोली मारी, इलाज के दौरान राहुल भट्ट की मौत हो गई। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है और कितने बजे इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या घात लगाकर राहुल को निशाना बनाया गया? रोमाना, देखिए तकरीबन 4 बजे के आसपास 2 हमलावर जो है वो बडगाम के चाडूरा के तहसील ऑफिस में घुसे और ऑफिस के अंदर बैठे हुए राहुल को नजदीक से कई राउंड गोलियां मारी। राहुल के साथ जो वहां पे सेफ कर्मी थे उन्होंने तुरंत ही राहुल को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। पहले उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चादुरा ले जाया गया, जहां से उसको श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन क्योंकि उसको कई गोलियां लगी थी और जख्मों की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। मैं बता दूं कि ये हमला सरकारी दफ्तर के अंदर हुआ है, जहां पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इस कर्मी को गोली मारी गई और कहीं ना कहीं इससे जो दहशत है वो काफी ज्यादा फैल गया है। राहुल के बारे में बता दूं कि ये कश्मीर के बडगाम के ही बीरवा इलाके का असल में रहने वाला था, बीरवा के संग्रामपुरा का रहने वाला था, लेकिन पहले चला आसिफ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट रही है। जरा ये जानकारी दीजिए कि आप बता रहे हैं कि बाकायदा दफ्तर में घुसकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर राहुल को निशाने पर लिया गया। 2 आतंकवादी जिन्होंने राहुल को गोली मारी। कुल मिलाकर रेवेन्यू विभाग में क्या काम करते थे राहुल, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? परिवार में राहुल के और कौन कौन, क्या पिछले कुछ दिनों से किसी तरीके की कुछ धमकियां राहुल को मिल रही थी क्या? ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? रोमाना, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसमें यही कहा गया है कि सीनियर असिस्टेंट के तौर पर ये रेवेन्यू विभाग में काम कर रहे थे और बडगाम के शेखरपुरा में जो विस्थापितों के लिए बनी हुई कॉलोनी है उसमें अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह रहे थे, जबकि राहुल के माता पिता और अन्य परिवार जो है वो जम्मू में रह रहे हैं। जबकि राहुल को धमकी मिली थी या नहीं इस बाबत कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर टाइगर्स नामी संगठन ने जो मैसेज दिया है उसमें कहा गया है कि उसमें ये जताने की कोशिश की जा रही है कि राहुल का जो है अपने दफ्तर में लोगों को तंग करता था और इसीलिए उसको निशाना बनाया गया। हालांकि इस बात ना ही वहां पे स्थानीय लोगों की तरफ से, ना ही प्रशासन की तरफ से, ना ही पुलिस की तरफ से की गई है, लेकिन
जो मकसद इस हत्या के पीछे है वो यही है कि जो कश्मीरी पंडित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो इससे पहले हुई हमलों की के पीछे की कड़ी को देखा जा रहा है, तो इसका मकसद भी जो है वो दहशत फैलाना है, खौफ फैलाना है। और बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे मकसद इस घटना का दहशत और डर फैलाना कश्मीरी पंडितों में, क्योंकि यहाँ पर राहुल को निशाने पर सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि वो एक कश्मीरी पंडित था जो पुनर्वास की योजना के तहत बडगाम में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह रहा था। माता पिता और बाकी परिवार राहुल का जम्मू में रहता है और फिलहाल पिछले कुछ वक्त में किस तरीके से कश्मीर में बार बार कश्मीरी पंडितों को निशाने पर लिया जा रहा है, अब जरा सिलसिलेवार ढंग से आपको ये बता देते हैं। निशाने पर घाटी में कश्मीरी पंडित कब ये जान लीजिए आप। 3 अप्रैल 2022 शोपियां में कश्मीरी पंडित दुकानदार पर हमला किया गया। 12 अप्रैल 2022 बारामूला के कश्मीरी पंडितों को धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई और फिर आज 12 मई राहुल भट्ट को गोली मार दी गई। इलाज के दौरान राहुल ने दम तोड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकी हमले तेज हो गए हैं। पाकिस्तान की शह पर सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ी है और निशाने पर अमरनाथ यात्रा भी है। पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को नाकाम करने सीमा पर जवानों की चौकसी बढ़ा दी गई है। अनंतनाग, बांदीपोरा, शोपियां, कुलगाम और पहलगाम, कश्मीर में एनकाउंटर की ये 5 तस्वीरें पिछले एक हफ्ते की हैं, जब घाटी की फिजा को आतंकियों ने खून से रंगने की कोशिश की है। इन 5 तस्वीरों के तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान से घुसपैठ कर इन आतंकियों के निशाने पर है अमरनाथ यात्रा। तस्वीरें अनंतनाग के बिजबहेड़ा इलाके की, जहां आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन चल रहा है। सीमा पार से घुसपैठ कर आए 3 आतंकियों में से एक को सेना ने मार गिराया है, जबकि 2 आतंकियों के खिलाफ सेना का तलाशी अभियान जारी है। कश्मीर के अनंतनाग में पिछले 24 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले अनंतनाग के डूरू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस और सेना ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 2 आतंकी मार गिराए गए थे। जिस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ वो नेशनल हाईवे के बेहद करीब थी, जो अमरनाथ यात्रा के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता था। साइड जो है नेशनल हाईवे के बहुत नज़दीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पर है। तो नेशनल NH पर जो थ्रेट था, यात्रा रूट पर थ्रेट है, ये न्यूट्रलाइज हुआ है। अमरनाथ यात्रा को दहलाने और घाटी में नार्को टेररिज्म बढ़ाने के उद्देश्य से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ तेज हो गई है। आतंकवादी घुसपैठ करने के लिए सुरंगों का भी सहारा ले रहे हैं। ये सुरंगें पाकिस्तानी फौज की देखरेख में पेशेवर इंजीनियरों द्वारा तैयार कराई जा रही हैं। ऐसी ही एक सुरंग को BSF ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पिछले हफ्ते सांबा इलाके में खोजा था। पाकिस्तान से शुरू हुई 1 किलोमीटर लंबी ये सुरंग भारत की सीमा के 150 मीटर अंदर तक खोदी गई थी। BSF के शीर्ष अधिकारियों ने भी माना था कि अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने के लिए आतंकी सुरंग के सहारे घुसपैठ में जुटे हैं। अनुच्छेद 370 के खात्मे के कारण साल 2019 में अमरनाथ यात्रा को आधे में ही रोक दिया गया था, जबकि साल 2020 और 21 में कोरोना ने अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। इस साल 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं के साथ साथ यात्रा का इंतजार कश्मीरी लोगों को भी है, जो इस रोजगार से जुड़े हैं। यात्रा से आते हैं, मजदूरी करते सर, लेके छोटे छोटे बच्चे भी हमारे इसी काम में रहते थे हम सर। तो 2 साल से हम बस बंदा है सर, पड़े हैं। यहाँ चल रहा है पुल का काम रॉयल पथरी में, यात्रा के लिए काम कर रहे हैं। हाँ सर, इस बार यात्रा अच्छी होनी चाहिए। हम मजदूर हैं, हम यहाँ आते हैं हर साल, लेकिन 2 साल से यहाँ काम कुछ नहीं रहा। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद कश्मीर विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। घाटी में विकास की गाड़ी का पहिया है पर्यटन और धार्मिक यात्रा, लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर की ये खुशहाली हजम नहीं हो पा रही है और वो आतंकियों के जरिए कश्मीर की फिजा को बिगाड़ने में जुटा है।
पाकिस्तान आतंकियों के जरिए घाटी का माहौल बिगाड़ने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन सीमा पर भारतीय जवान पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने में जुटे हैं। ये तस्वीरें सांबा सेक्टर की हैं, जहां अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों के हर मंसूबे को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में तनाव की घटनाएं, सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खरगोन और सेंधवा के बाद अब राजगढ़ में हिंसा का मामला सामने आया। करेड़ी गांव में जमीन के झगड़े ने देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों में अब समझौता करवा दिया है, लेकिन हिंसा के आरोपियों की तलाश अभी जारी है। कमरों के बीचों बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं और आमने सामने दो अलग अलग पक्षों के लोग। तस्वीरें एमपी के राजगढ़ की हैं, जहां प्रशासन दोनों समुदाय में समझौता करवा रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बुधवार को राजगढ़ जिले के करेड़ी गांव में जमीन विवाद सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। विवाद दो अलग अलग धर्म के परिवारों का था, लेकिन देखते ही देखते मामला सांप्रदायिक हो गया। नतीजा ये कि दोनों पक्षों ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। एक दूसरे के घर में आगजनी की मारपीट हुई। अरे अंदर कोई है? हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया है। ये अल्लाह बेली का मकान है। अल्लाह बेली और मोहन वर्मा के बीच किसी जमीन के विवाद को लेकर विवाद चल रहा था और लंबे समय से दोनों में आपसी खींचतान चल रही थी। अल्लाह बेली के बच्चों ने मोहन वर्मा को और उसके भाई को कल मारा। उसके बाद ये बात यहाँ फैली और फिर पूरे गांव में हिंसा की वारदात शुरू हो गई। आप देख सकते हैं अल्लाह बेली घर को लोगों ने निशाना बनाया, इस पूरे घर में तोड़फोड़ की है और फिर जगह जगह उत्पात मचाया है। और इसके बाद फिर जब यहाँ पुलिस आई तो पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है और इस परिवार के लोग फिलहाल यहाँ से भागे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पुलिस मौके पर हालात को काबू करने के लिए पहुंची थी तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी पथराव किया। पुलिस की गाड़ियों में आगजनी भी की। शाम की बात है, 6:30-7 बजे की बात है। हमें सूचना मिली कि करेड़ी गांव में दो पक्षों का विवाद हो गया है, तो हम तुरंत यहाँ आए। यहाँ आकर हमने देखा कि एक घर है, घर में आग लगी हुई है, दुकानें हैं, दुकानों में आग लगी हुई है और भीड़ काफ़ी खड़ी हुई है। तो हमारे दिमाग में यही फोकस था कि जो भीड़ खड़ी हुई उसको तितर-बितर करें, घर से दूर रखें और घर के अंदर अगर कोई फैमिली है जो फंसी हुई है उसको जलती आग से बाहर निकालें। तो हम मकान की तरफ आए तो हम पर थोड़ा सा पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। जो असामाजिक तत्व होते हैं कुछ, उन्होंने भीड़ में सहारा लेकर और हम पर पत्थरबाजी की। उनका उद्देश्य ये था शायद हम इस मकान में आकर लोगों को न बचाएं। इस हिंसा में 3 पुलिसकर्मी और 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इंदौर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले को काबू में कर लिया है और अब पुलिस हिंसा के आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने इस हिंसा को लेकर 3 केस दर्ज किए हैं, जिसमें पुलिस पर हुई पत्थरबाजी का मामला भी शामिल है। 99.9% खुला हुआ है। जो 3 दुकानें जो मेरे पीछे देख रहे बंद है, ये आरोपी पक्ष की पुलिस इनकी धरपकड़ करना चाहती है, इसलिए ये लोगों ने दुकान बंद करके अपने आप को पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्हें छुपा हासिल किया है। एकदम स्थिति नियंत्रण में सामान्य है। अच्छी बात है कि स्थिति नियंत्रण में और ये कोई सांप्रदायिक हिंसा वाला मामला नहीं है। प्रशासन ने कहना है कि 2 पक्षों का जमीनी विवाद था, जिसके मामले इतना तूल पकड़ा और फिर ये सारी बातें हुई। कोई धारा 144 लागू नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, सब शांति बनी हुई है। सब पक्षों से अपील की गई है शांति बनाए रखें। बाजार खुला हुआ है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा और जो आरोपी लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम जा चुकी है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, करेड़ी गांव, राजगढ़। खबर राजस्थान से है, जहां सांप्रदायिक हिंसा थमने की जगह और बढ़ती जा रही है। जिले बदल रहे हैं, बस घटना के किरदार बदल रहे हैं, लेकिन नहीं बुझ रही है तो फिर सांप्रदायिकता की आग है। 41 दिन के भीतर राजस्थान में 6ठी हिंसा की वारदात हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में छेड़छाड़ से रोकने पर वीएचपी नेता पर लोहे की रॉड से हमला किया गया।
पड़ी दुकानें और सड़कों पर पसरे सन्नाटे के बीच पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। तस्वीर राजस्थान के हनुमानगढ़ की है, जहां आला अधिकारी शहर की शांति के लिए सड़क पर हैं और लोग कानून व्यवस्था की नाकामी की वजह से डरे सहमे घरों में बंद हैं। आधी रात के करीब पुलिस से झड़प कर रहे ये हनुमानगढ़ के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि आरोप है कि कल मंदिर के सामने छेड़छाड़ कर रहे दूसरे पक्ष के कुछ लड़कों को जब वीएचपी नेता सतवीर सहारण ने रोकने की कोशिश की तो सतवीर के सिर पर हमला कर दिया गया। इस हमले में वीएचपी नेता सतवीर सहारण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बीकानेर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नोहर रावतसर सड़क को जाम कर दिया। ये सुनियोजित प्रयास था कानून व्यवस्था को खराब करने का, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, झगड़े को बाद में सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। अभी तक हमारे अनुसंधान में ये आया, बाकी अनुसंधान जारी है, कोई और तथ्य आएगा तो हमारे। पुलिस ने सड़क जाम कर हंगामा करने के आरोप में 27 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं वीएचपी नेता पर हमला करने के आरोप में 5 आरोपियों को भी पकड़ा है। ये हमला इस बात का प्रतीक है कि उनके मन में हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत भरी है। ये हमला इस बात का प्रतीक है कि उनके मन में प्रशासन के प्रति कोई भय नहीं है। उनको ये लगता है कि हम चाहे जो कुछ करें, राजस्थान सरकार चलाने वाले उनके साथ खड़े हैं, उनको बचाकर ही नहीं लाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। बीते 41 दिन से राजस्थान में लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा की घटना पर विपक्ष ने राजस्थान सरकार पर नाकामी का ठीकरा फोड़ा है। करौली, अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा में अलग अलग कारणों से सांप्रदायिक माहौल पिछले 1.5 महीने में खराब हो चुका है। विपक्ष कह रहा है कि अशोक गहलोत पार्टी का चिंतन छोड़ पहले राज्य का चिंतन करें। राजस्थान चल रहा है, लेकिन जन विरोधी आराम प्रस्त भ्रष्टाचार और सत्ता के लोभ में मस्त कांग्रेस की गहलोत सरकार अपनी ही धुन में व्यस्त है, चिंतन खेल रहे हैं। आपकी गलत नीतियों के कारण आज राजस्थान जल रहा है और नीरो बंसुरी बजा रहा है। मौजूदा सरकार और भाजपा का एजेंडा है हिंदू और मुसलमान को लड़वाओ, नफरत के बीज बो और फिर वोटों की खेती काट कर ले जाओ। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इस बीच कानून व्यवस्था की नाकामी के साथ दामन पर लगातार सांप्रदायिक हिंसा का दाग गहलोत सरकार के लिए चुनाव से पहले बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है। तो 2024 तैयारी शुरू में अब मुझे इजाजत दीजिए। कल शाम 6 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल आगे देखिए भारत की बात शोभना के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।